आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है सोमा क्लोनल वेरिएशन, जो कि पेपर प्लांट बायोलॉजी के अंदर आता है। सोमा क्लोनल वेरिएशन के अंदर जो सबसे पहले हम जो चीज पढ़ेंगे वो आएगी इसकी इंट्रोडक्शन। सेकेंड आएगा हमारे पास इसकी डेफिनेशंस। थर्ड पॉइंट आएगी हमारी आइसोलेशन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। आइसोलेशन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स के अंदर से हमारे जो कैसे सिलेक्शंस होते हैं, पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन, इसमें किस तरह से करते हैं वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर आएगी। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम प्राची प्रिया है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरा चैनल एक जिसमें मैं कॉलेज लेवल की वीडियोस डालती हूँ और उसके बाद कुछ 11-12 की भी वीडियोस डालती हूँ। तो अगर तो आप इन सब से रिलेटेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है सोमा क्लोनल वेरिएशन। इंट्रोडक्शन में पहले समझने से पहले हमको समझना होगा सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है। सोमा क्लोनल वेरिएशन एक ऐसा वेरिएशन है जो कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें वेरिएशंस आ जाती है। तो इसको डिटेल में अपने डेफिनेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आप एज ए नोट्स यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने लिखा है जेनेटिक मटेरियल इज रेप्लिकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विथ वेरी हाई फिडिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल, वो अब बहुत ही आसानी से रेप्लिकेट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। और ये जो फिडिलिटी है इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही नेचुरल वे में और बहुत ही अच्छे से, मतलब किसी और से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अपना जो उसका प्रोसेस है उसी प्रोसेस को वो कंप्लीट करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है और रेप्लिकेट हो रहा होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही अननेचुरल प्रोसेस, अपने जो उसके प्रोसेस है वो उसी से करता है, वो किसी और को इफेक्ट नहीं करता है। ये जनरली क्या होता है, ये जनरली एरर फ्री भी इसे हम बोल सकते हैं कि जनरली होता है, ये क्या होता है, एरर फ्री होता है, या कह सकते हैं जो नेचुरली होता है ये नेचुरली एरर फ्री भी होता है। तो सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, प्लांट सेल्स इन अ सेल कल्चर आर जनरली यूनिफॉर्म। मतलब जो हमारे प्लांट सेल होते हैं सेल कल्चर में वो क्या होते हैं, जनरली यूनिफॉर्म होते हैं, सिंस दे आर डिराइव फ्रॉम द एक्स प्लांट थ्रू माइटोटिक सेल डिवीजन। जो माइटोटिक सेल डिवीजन हो रही होती है जो हमारे प्लांट्स जब हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसके जो एक्स प्लांट किस टाइम लिए जाते हैं, जब उसकी माइटोटिक सेल डिवीजन हो रही है। पर जो सेल प्लांट के जो सेल कल्चर होते हैं वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई होती है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये जो टुलेकी है ये कोई साइंटिस्ट है, इन्होंने 1953 में ये रिपोर्ट किया क्या, जो मतलब ऑकरेंस ऑफ क्रोमोसोमल वेरिएशंस, जो क्रोमोसोमल वेरिएशंस थी इन्होंने देखी। कब देखी, ईयर 1953 में। जो टुलेका साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा जो क्रोमोसोमल वेरिएशन है वो अकर हो रही है। पर क्रोमोसोमल वेरिएशन किस में अकर हो रही है, ये जो जिंको बिबोबा जो भी ये हमारे पास प्लांट है उसमें उन्होंने नोटिस किया कि जो क्रोमोसोमल वेरिएशन है हो रही है। और ये जो है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ था, सेल कल्चर डिराइव्ड फ्रॉम एंथर्स। ये एंथर से डिराइव्ड हुआ था ये सेल कल्चर। तो सेल कल्चर में इन्होंने क्या ऑब्टेन किया कि उसमें क्रोमोसोमल वेरिएशन आ रही है। बल्कि इससे पहले जो भी हमारे प्लांट्स के सेल कल्चर्स वगैरह थे उसमें कोई भी वेरिएशंस किसी भी टाइप की नहीं आ रही थी। हालांकि वो जो माइटोटिक सेल डिवीजन के दौरान भी उसे हम एक्सप्लांट को यूज करते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद डे बाय डे इंक्रीज करते गए कुछ ना कुछ वेरिएशंस। जब इस पे कुछ डीप रिसर्चेस वगैरह हुए तो 1971 में जो हिंट एंड मी है उन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस देखी प्लांट की। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस जो जिन प्लांट के देखे थे वो प्लांट जो डिराइव हो रहे थे, वो जो हमारे पास शुगर केन है
उससे डिराइव होते थे। तो इसके बाद जैसे 1953 उसका डे बाई डे जो ईयर्स पास आउट होते गए, और उसके बाद जो हमारे प्लांट सेल कल्चर्स में या प्लांट के जो कल्चर्स है उनमें वेरिएशंस आने लग गई। तो उसके बाद इसको डीप स्टडी किया गया कि क्या चीज क्या किस तरह से वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन आने का कॉज क्यों, क्योंकि जो हमारे पास पहले रेप्लिकेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रेप्लिकेटेड होते थे हमारे पास प्लांट सेल्स, वो या तो जो जेनेटिक मटेरियल थे प्लांट सेल्स के वो बहुत ही फिडिलिटी के साथ होते थे, मतलब अपने प्रोसेस के साथ होते थे, उसका दूसरे प्रोसेस के साथ कोई भी नहीं था, और वो बिल्कुल ही एरर प्रोन थे, उनमें कोई भी एरर नहीं आते थे, और वो जनरली यूनिफॉर्म का मतलब कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते थे, जो भी उनकी मैकेनिज्म था। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद देखा गया कि उसमें एरर्स आने लग गए। उसके बाद साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि क्रोमोसोमल वेरिएशंस होने लगे, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस होने लगे। तो इसी के बाद इसको बहुत डीप से पढ़ा गया। तो ये थी एक हमारी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सोमा क्लोनल वेरिएशन की। डेफिनेशन क्या होती है, सोमा क्लोनल वेरिएशन किसे कहते हैं, हम इसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी हमारे पास प्रोजेनी या तो कोई भी प्लांट्स हमारे पास डिराइव्ड होके आ रहा होता है, वो डिराइव्ड कहाँ से होगा, ऐसे प्लांट से डिराइव होगा जिसकी जेनेटिक में वेरिएबिलिटी होगी, जिस प्लांट की जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी। अगर उससे कोई भी चीजें से हमारा प्रोजेनी या कोई प्लांट डिराइव्ड होके आता है तो उस प्लांट को हम क्या कह सकते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस। जैसे कि हमारे पास हमने कोई एक सेल कल्चर ले लिया, हमने जो सेल कल्चर ले लिया इसमें क्या हो गई, कुछ ये हमने लिया सेल कल्चर, इसमें क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन होने के बाद जो भी हमने ये कल्चर लिया है इसकी जो क्या होगी, इसकी जो जेनेटिक होगी उस जेनेटिक में क्या आ गई, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई। ड्यू टू म्यूटेशन इसमें क्या आ गई, जो भी हमने अपना सेल कल्चर लिया इसमें क्या आ गई, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई। अब जो इस सेल कल्चर से आगे कोई भी हमारे पास प्लांट या कोई भी हम प्रोजेनी कह लो, प्लांट सेल्स कह लो, कुछ भी जो अगर वो डिराइव्ड होता है तो इस प्लांट्स या तो कोई सेल कल्चर उसको हम बोलेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो मैं एक बार यहाँ पे रीड करती हूँ। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट अमॉन्ग द सेल कल्चर, मतलब किसी भी सेल कल्चर में कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होगी। मैंने जैसे बता दिया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल कल्चर है, अब इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे प्रेजेंट हो सकती है, या तो हमारे पास म्यूटेशन हो जाएगी या कोई और केस हो सकते हैं। तो हमारे पास मैंने एक सेल कल्चर लिया इसमें म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन होने के बाद क्या आई, उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो गई। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, प्लांट्स डिराइव फ्रॉम सच सेल्स। अब इस सेल से जो भी हमारे पास प्लांट डिराइव्ड होंगे या तो कोई प्रोजेनी से ऑफ सच प्लांट्स इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन क्लियर होती है। उसके बाद जो ये टर्म था सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये इंट्रोड्यूस किया था लार्किन एंड स्कॉरफोर्ड इन 1981। ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी सोमा क्लोनल वेरिएशन इन दोनों साइंटिस्ट के। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं। जो हमारा सोमा क्लोनल है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, इंट्रोड्यूस की थी 1981 में बाय लार्किन एंड स्कॉरफोर्ड। तो इसके बाद जो ये हमारे सोमा क्लोनल वेरिएंट्स थे, ये तो 1981 में इसको नेम को हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो उससे पहले इसको क्या बोलते थे, सोमा क्लोनल वेरिएशन को क्या बोलते थे, इस सोमा क्लोनल वेरिएशन को पहले हम बोलते थे कैलिक्लोन्स, प्रोटोक्लोन्स। ये कैलिक्लोन्स और जो प्रोटोक्लोन्स है ये सोमा क्लोनल वेरिएशन का ओल्ड नेम है, जो कि रिप्लेस किया गया था सोमा क्लोनल वेरिएशन के नेम से इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। पहले लिखा है मैंने रिप्लेस्ड बाय अर्लियर टर्म्स, जो कि पहले इसे हम कैलिक्लोन्स और प्रोटोक्लोन्स बोलते थे या कुछ और भी नाम बोल, पर जो मेनली कैलिक्लोन्स और प्रोटोक्लोन्स हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस के लिए बोलते थे।
इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बताया, ठीक, आपको जैसे 1953 में, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जैसे 1971 में, फिर उसके टाइम से वेरिएशंस आने लगे, तो उस टाइम जो वेरिएशन आते थे उसको हम केमिक्लोन्स, प्रोटोक्लोन्स बोलते थे। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए हमारे पास, रैरकिन एंड स्कॉरक्रॉफ्ट, उन्होंने क्या किया, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया, सोमाक्लोनल वेरिएशन को, और इस टर्म को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद मेरे को फिर से आपको डेफिनेशन बता दें। डेफिनेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी सेल कल्चर है या कोई भी प्रोजेनी, तो सेल कल्चर में क्या आ गई, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ गई। जेनेटिक वेरिएबिलिटी आने का कोई कारण तो होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आने का कारण जैसे कि इसमें म्यूटेशंस हो गई, उसके बाद उससे जो भी कोई प्लांट्स वगैरह कुछ भी डिराइव्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे सोमाक्लोनल वेरिएशन। अनदर वर्ड आता है हमारे पास गेमेटोक्लोनल वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द वेरिएबिलिटी प्रेजेंट अमंग द पॉलन डिराइव्ड सेल्स और प्लांट। अब जो भी प्लांट पॉलन से डिराइव्ड होते हैं या जो भी हमारे पास सेल्स पॉलन से डिराइव्ड होते हैं, उनके बीच अगर कोई वेरिएशंस आती है तो उन्हें हम कहते हैं गेमेटोक्लोनल वेरिएशन। तो यहाँ पे क्लियर है हमारा सोमाक्लोनल वेरिएशन और गेमेटोक्लोनल वेरिएशन। सोमाक्लोनल वेरिएशन में हम क्या देखते थे, प्लांट्स में अगर किसी भी प्लांट सेल कल्चर में या उसकी कोई प्रोजेनी जिसमें वेरिएशंस आ जाती है, तो उसके बाद जो हमारे पास प्लांट ड्राइव होते हैं वो होते हैं हमारे पास सोमाक्लोनल वेरिएशंस। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेमेटोक्लोनल वेरिएशन की। गेमेटोक्लोनल वेरिएशंस कब आते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, जब ये पॉलन डिराइव्ड सेल्स या प्लांट्स में कोई भी वेरिएशंस होती है तो उसे हम गेमेटोक्लोनल वेरिएशंस बोलते हैं। ये जो टर्म है क्वाइन की गई है इवांस एंड कॉर्कर्स इन 1984। इसके बाद आता है हमारे पास प्लांट्स रीजनरेटेड फ्रॉम टिश्यू एंड सेल कल्चर shows heritable variation for both qualitative and quantitative traits। इसके बाद जो होता है, जो भी हमारे पास जो प्लांट होते हैं रीजनरेट होते हैं टिश्यूज और सेल कल्चर्स की हेल्प से, वो बिल्कुल ही हेरिटेबल चेंज करते हैं, क्वालिटेटिव चेंज भी करते हैं और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में भी उनकी चेंजेस आती है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हो, तो शुगर केन, पोटैटो, टोमेटो, ये सब में जो भी हमारी जो हेरिटेबल चेंज है वो बहुत ज्यादा देखी गई है। उसके बाद आता है प्लांट रीजेनरेटेड फ्रॉम सेल कल्चर कंसिस्ट ऑफ R0 जनरेशन। ये थोड़ा समझने वाला है तो इसमें बताती हूँ। जो भी हमारे पास प्लांट है, अगर वो प्लांट रीजेनरेटेड फ्रॉम सेल कल्चर, जो सेल कल्चर से हमारे पास प्लांट रीजनरेट होगा उससे हम R0 जनरेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रीजनरेशन हुआ है, ध्यान से समझना, रीजनरेशन होगा अगर कोई भी हमारा प्लांट सेल कल्चर से तो उसे हम R0 जनरेशन कहेंगे। अगर वो उसके बाद उसकी सेक्सुअल प्रोजेनी से जो आएगी उसे हम R1 जनरेशन कहेंगे। अगर फिर से ये R1 जनरेशन की एसेक्सुअल प्रोजेनी आएगी तो वो R0 जनरेशन आएगी। इसके बाद फर्दर वही आएगा R2, R3 जनरेशन। कोई भी हमारे पास प्लांट अगर सेल कल्चर से रीजनरेट होगा तो उसे हम R0 जनरेशन कहेंगे। अगर उसकी कोई सेक्सुअल प्रोजेनी देखी जाएगी तो वो R1 जनरेशन होगी, और एसेक्सुअल प्रोजेनी होगी तो R0 जनरेशन होगी। फर्दर R2, R3 जनरेशन। तो इससे लास्ट में ये कंक्लूड होके आता है कि मतलब जो जितने भी हमारे प्रोजेनी डिराइव्ड होते हैं वो सारे में वेरिएंट नहीं होते, वो कई उसमें से नॉन वेरिएंट्स भी होते हैं। और एक और बात हम कह सकते हैं, जो भी वेरिएशंस ड्यूरिंग इन विट्रो कंडीशन, जो भी इन विट्रो कंडीशन में जो भी हमारी वेरिएशंस आती है उसको हम सोमाक्लोनल वेरिएशन भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट सा डेफिनेशन हम अपने माइंड में याद रखने के लिए, वेरिएशन ड्यूरिंग इन विट्रो कंडीशन मतलब जब किसी भी प्लांट वगैरह को हम इन विट्रो कंडीशन ट्रीट कर रहे होंगे तो उस टाइम जो वेरिएशंस अगर उसमें आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं सोमाक्लोनल वेरिएशंस। तो हम फर्दर मूव करते हैं आइसोलेशन ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएंट्स। आइसोलेशन ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएंट्स मतलब हम इसमें जो वेरिएशन है उसे आइसोलेट करेंगे। तो उसे हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक एक्सप्लांट ले लिया, उसको हम किसी कैलस या किसी सस्पेंशन कल्चर में हमने डाल दिया। तो मैंने ऐसे बताया था अगर तो उसकी रीजनरेशन होगी किसी भी प्लांट की तो वो क्या होगी, R0 जनरेशन होगी। अगर सेक्सुअल प्रोजेनी से आएगी तो वो क्या होगी, R1 जनरेशन। उसके बाद क्या आएगी, उसकी एवोल्यूशन होगी, उसकी सिलेक्शन करेंगे तो जो हमारे पास एक वेरिएंस आएगा वो R2 होगा। उसके बाद फिर से इसकी एक एवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद जो प्रोजेनी जो सिलेक्ट की जाएगी वो म्यूटेंट वाले में से होगी।
तो हम इसकी क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। तो स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। उसके बाद दूसरा केस में क्या होगा, हमने सेल सिलेक्शन की, हमने अपने एक्सप्लांट को सस्पेंशन कल्चर या कैलस कल्चर में डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी सेल सिलेक्शन की। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएंट सेल क्लोन्स आएंगे, यहाँ पे कुछ हम क्लोन्स की सिलेक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिलेक्शन आएंगे। उसके बाद इसकी इन विट्रो एवोल्यूशन होगी। उसके बाद जो क्लोन्स आए वो मे भी स्टेबल हो सकते हैं, स्टेबल है। उसके बाद फिर से इसकी रीजनरेशन कराई तो याद है रीजनरेशन होगी तो हमारे पास R0 जनरेशन आएगी। फिर से इसकी एवोल्यूशन होगी सेक्सुअल प्रोजेनी, तो क्या आएगा यहाँ पे R1 प्रोजेनीज आएगी। फिर से इसकी क्या हुई, एवोल्यूशन और सिलेक्शन हुई। तो फिर जो यहाँ से सेलेक्ट हुआ जो हमारा प्रोजेनी, उसके हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। इसकी एक तो हमारे पास जो आइसोलेट करने का जो सोमा क्लोनल को हमारे पास दो मेथड है। एक तो हमारे पास स्क्रीनिंग या तो सिलेक्शन, हम सिलेक्शन कर सकते हैं या स्क्रीन कर सकते हैं। हमें सिलेक्शन और स्क्रीन करने के लिए पहले हमें म्यूटेंट्स को सेलेक्ट करना होगा। तो म्यूटेंट सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक रीजनरेशन वाला मेथड है, एक सेल सिलेक्शन वाला मेथड है। रीजनरेशन वाले मेथड में हमने क्या किया, हमारे पास प्लांटलेट है, उसकी सेक्सुअल प्रोजेनी आई, फिर वो इंडिविजुअल प्लांटलेट्स प्रोजेनी में गई जो कि R1 जनरेशन हो गया हमारे पास। उसके बाद उसकी एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन की जो कि हमारे पास वेरिएंट्स R2 आ गए। उसके बाद जो म्यूटेंट्स होंगे उसमें से हम कुछ प्रोजेनी को सेलेक्ट कर लिया जो कि हम फर्दर उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास सेल सिलेक्शन वाला भी आया जिसमें क्लोन आए, स्टेबल क्लोन आए, फिर उसका जनरेशंस देखी। उसके बाद हमने म्यूटेंट्स क्लोन ले ली। उसके बाद हमने क्या की, इसकी सिलेक्शन की। तो स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग हम किस बेस पे करते हैं, स्क्रीनिंग जैसे कि हमने जैसे एक कोई भी प्लांट को डिराइव कर लिया, उसमें क्या हो रहा है उसको हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के बाद हम उसे सेकेंडरी से टेस्ट करेंगे, या तो जो भी हम अगर उसमें टॉक्सिक के रेजिस्टेंस उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये हमारा पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन में हमने ले लिया, हमने दो ट्रेड्स ले लेते हैं। जो ट्रेड्स हम लेते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए। जो कैपिटल ए अगर डोमिनेंट हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास है वो वेरिएंट्स शो नहीं करेगा और स्मॉल ए वाले में वेरिएंट्स शो करेगा। तो हम इसके बाद हम इसे आपके क्या कर रहे हैं, इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो पेरेंटल जनरेशन ले लिया, पेरेंटल जनरेशन में जैसा कि हमने लिया, हमने दो ट्रेड्स ले लिए। दो ट्रेड्स में एक में हमने ले लिया कि अगर ए वाला डोमिनेट कर जाएगा तो उसमें कोई भी वेरिएशन शो नहीं होंगी। अगर तो ये डोमिनेट करता है तो इस जो हमारे जो है वो शो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन आया। F1 जनरेशन हमें पता है, F1 जनरेशन में जो हमारा ये कैपिटल ए है वो डोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे जो भी कोई भी वेरिएशंस हमें शो नहीं होगी। उसके बाद क्या आता है, फर्दर ये F2 जनरेशन में जाता है। तो F2 जनरेशन की रेशियो हमें पता है जो कि 3:1 आती है। तो जो हमारे पास 4 में से जो एक प्लांट आएंगे उसमें जो होगी वो उस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसमें से जो वेरिएशंस आई होंगी वो शो कर जाएंगी। तो स्क्रीनिंग की हेल्प से हम इस तरह से अपने जो भी हमारे सोमाक्लोनल वेरिएशंस में आई है वेरिएशंस, उसे हम फाइंड आउट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्क्रीनिंग। उसके बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद हमारे पास मेथड होता है जैसे पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन। फिर उसके बाद फर्दर पॉजिटिव सिलेक्शन में 4 टाइप के सिलेक्शंस आते हैं। तो हम हमने सेल की स्क्रीनिंग तो देख ली, अब देखेंगे सेल की सिलेक्शन कैसे करते हैं। सेल की सिलेक्शन करने का मतलब क्या, हमें जो है म्यूटेंट वाले को सिलेक्ट करना है। सेल सिलेक्शन, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा म्यूटेंट वाला है उसे हमें क्या करना है, म्यूटेंट वाले को सेलेक्ट करना है। म्यूटेंट वाले को सेलेक्ट करना है मतलब कि हमें कुछ सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई करना होता है। सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन एजेंट, जो कि कोई भी हम केमिकल या किसी टॉक्सिक के अगेंस्ट में हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सिलेक्शन एजेंट। तो जब हम इसका अप्लाई करते हैं सिलेक्शन प्रेशर का विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन एजेंट, तो हमारे पास दो केस सामने आते हैं। जो हमारे पास वाइल्ड वाले होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो सरवाइव नहीं। और जो हमारे पास म्यूटेंट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरवाइव
कर जाते हैं जब उन पे सिलेक्शन प्रेशर सिलेक्शन एजेंट की हेल्प से डाला जाता है, तो इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हम सेल सिलेक्शन में करते हैं। पर हम इसे कह सकते हैं कि सेल सिलेक्शन करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो टाइप होते हैं सेल सिलेक्शन के। एक होता है हमारे पास नेगेटिव सिलेक्शन, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव सिलेक्शन। एक होता है हमारे पास नेगेटिव सिलेक्शन, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव सिलेक्शन। तो नेगेटिव सिलेक्शन क्या होता है, हमें नेम से ही पता चल रहा है कि नेगेटिव, जो चीज हमें नहीं चाहिए, वो कुछ रॉन्ग हो गया, वो कुछ नेगेटिव। मतलब इस नेगेटिव सिलेक्शन वाले में क्या होता है, जो हमारे पास वाइल्ड वाला होता है वो ग्रो कर जाता है। तो इसको मैं इस वजह से हम इसका क्या नेम देते हैं, नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन का नेम जैसे कि हमें बता रहा है कि हमारा जो म्यूटेंट होगा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो हमारा म्यूटेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। पर पॉजिटिव सिलेक्शन के फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं, 4 टाइप्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन, सेकंड होता है हमारे पास रेस्क्यू सिलेक्शन, थर्ड होता है हमारे पास स्टेप वाइज सिलेक्शन, फोर्थ होता है हमारे पास डबल सिलेक्शन। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव वाले में तो हमें पता चल गया कि हमारा म्यूटेंट सेलेक्ट होगा और जो वाइल्ड फॉर्म वाला होगा वो किल हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसमें हम अपने सिलेक्शन एजेंट का यूज करते हैं और अपने म्यूटेंट वाला ग्रो कर जाता है और हमारा जो भी हमारा वाइल्ड फॉर्म होता है वो किल हो जाता है। मतलब डायरेक्ट नेम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट मेथड है, सिलेक्शन एजेंट की हेल्प से हम बहुत ही इजीली और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला मेथड है। रेस्क्यू सिलेक्शन में क्या होता है, रेस्क्यू सिलेक्शन में कई बार ये होता है जो हमारे पास वाइल्ड फॉर्म होती है वो एलिमिनेट नहीं होती है, वो थोड़ी देर के म्यूटेंट जरूर हो जाती है, मतलब वो जो स्किप हो जाता है, वो बच जाता है हमारे उस प्रेशर से, तो हम उसे दोबारा उसमें वो चीज ट्रीट करते हैं अपने सिलेक्शन एजेंट की हेल्प से, सिलेक्शन प्रेशर, तो जाके उसमें हमारा जो म्यूटेंट होता है वो जाके सिलेक्ट होता है। इस केस में जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हमने अपना सिलेक्शन एजेंट को डाल दिया, सिलेक्शन एजेंट को डालकर वाइल्ड वाला तो किल हो गया, पर जो म्यूटेंट वाला है वो हमारा कैप्चर नहीं हुआ, मतलब वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो वो सेलेक्ट नहीं होता, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें इसमें एक एडिशनल स्टेप करना होता है कि जो हमारा सिलेक्शन एजेंट है उसे रिमूव करना होता है ताकि जो हमारा म्यूटेंट वाला है वो प्रोलिफरेट कर सके, तो कि वो जब प्रोलिफरेट करेगा तो हम उसकी सिलेक्शन कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट अपना सिलेक्शन एजेंट को लगाते हैं, सिलेक्शन एजेंट को लगाया, वाइल्ड वाला जो हो गया वो किल हो गया और जो म्यूटेंट वाला हो गया वो हमारा सेलेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें हमने पहले जो सिलेक्शन एजेंट लगाया उसके बाद ये स्टॉप होता है, पर जो म्यूटेंट वाला होता है वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहा होता है। जब इसमें से हम सिलेक्शन एजेंट को रिमूव कर देते हैं तो हमारा म्यूटेंट जो होता है वो प्रोलिफरेट करने लगता है और उसकी ग्रोथ हो जाती है। स्टेप वाइज सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कंसंट्रेशन वाइज पहले थोड़ी कम कंसंट्रेशन देते हैं, जैसे कि हम कोई भी अपने एंटीबॉडी की या ग्रोथ रेगुलेटर या किसी भी चीज की कंसंट्रेशन हम ट्रीट कराते हैं तो थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशन देंगे, लो लो लो, फिर थोड़ी सी हाई कंसंट्रेशन देंगे, उसकी हेल्प से हम अपने म्यूटेंट को सेलेक्ट करते हैं। डबल सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट, डबल सिलेक्शन का मतलब 2 कैरेक्टर्स एक बार में सेलेक्ट किए जाएंगे। एक तो होगा जो कि उसे रजिस्ट कर रहा होगा, दूसरा क्या होगा, उसे उसके साथ वो सेलेक्ट भी कर रहा होगा। जैसे कि हमारे पास कोई हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या है, किसी चीज से उसको रजिस्ट कर रहा है, उसके साथ के साथ कोई और प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर रहा है, मतलब 2 कंडीशन एक साथ सेलेक्ट करेगा और वो क्या होगा, म्यूटेंट वाले में होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा डबल सिलेक्शन होगा। इसमें क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स एक साथ में क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। नेम से ही पता चल रहा है हमारा डबल सिलेक्शन। तो डबल सिलेक्शन में यही होता है, हमारा जो 2 कैरेक्टर से एक तो उसे रजिस्ट कर रहा होगा, एक उसके साथ कंपेयर करके चल रहा होगा, एक को सेलेक्ट कर रहा होगा, एक को रजिस्ट कर रहा होगा। तो ये था हमारा कुछ पॉजिटिव सिलेक्शन के 4 टाइप्स, डायरेक्ट,
रेस्क्यू, स्टेप वाइज, डबल सिलेक्शन। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, फुल समराइज करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था हमारा सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो इस सोमा क्लोनल वेरिएशन में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया वो हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन में थोड़ी हमने हिस्ट्री वगैरह देखी कि कहाँ से आया, पहले था ये नहीं था। तो सबसे पहले जो हमने देखा वो देखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसकी डेफिनेशंस देखी। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री कह लो, जो हमने ईयर्स और साइंटिस्ट और डेफिनेशंस में हमने सोमा क्लोनल की डेफिनेशन देखी। इसके साथ साथ हमने गैमीटोक्लोनल की भी देखी, जो कि हमारे पॉलन वगैरह से डराइव होता है। तो उसमें जो वेरिएशन आ जाते हैं वो हमारी गैमेटोक्लोनल वेरिएशन होती है। इसके बाद हमने इसमें ये भी देखा हमारा R0 जनरेशन, R1 जनरेशन, R2 जनरेशन, ये सब क्या होता है और ये कैसे आता है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया आइसोलेशन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। आइसोलेशन ऑफ सोमा क्लोनल में हमने क्या किया, हमें अपने म्यूटेंट को सिलेक्ट करना था, म्यूटेंट को फाइंड आउट करना था। म्यूटेंट से हमने एक्सप्लांट लिया, कैलस कल्चर वगैरह में किया, फिर उसके बाद हमने उसकी एवोल्यूशन की, सिलेक्शन की, फिर हमने म्यूटेंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या की, इसकी सिलेक्शन और दूसरी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या की, जो कैरेक्टर्स हमारे डोमिनेट करते हैं अगर वो फर्स्ट जनरेशन में नहीं आए तो वो F2 जनरेशन में आ सकते हैं। सिलेक्शन में हमने क्या किया, इसमें हमने सिलेक्शन एजेंट का यूज किया। सिलेक्शन एजेंट का यूज किया। सिलेक्शन एजेंट को यूज करने के बाद हमने दो टाइप की हमें सिलेक्शन आ रही थी, हमारी वाइल्ड म्यूटेंट, हमें चाहिए था म्यूटेंट वाला। तो म्यूटेंट के लिए इसके बाद हमने जो सिलेक्शन करने की जो हमारी टेक्निक थी वो दो तरह की थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारी दो टाइप की हमारी सिलेक्शन थी। पॉजिटिव वाले में सिंपल, हम नेगेटिव वाले में हमारा सिंपल जो वाइल्ड वाला सिलेक्ट होता था। फिर पॉजिटिव के हमारे पास फर्दर 4 टाइप की थी, जो कि हमारी पहली थी डायरेक्ट, सेकेंड थी हमारे रेस्क्यू, थर्ड था हमारा स्टेप वाइज, फोर्थ था हमारे पास डबल सिलेक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सोमा क्लोनल वेरिएशन के अंदर, जो कि हमने पेपर प्लांट बायोलॉजी के अंदर पढ़ा। अगर तो आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में या कभी भी लाइव सेशन में आपको वो डाउट क्लियर कर दूं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक थैंक यू।